Good evening, everybody. Good evening. evening, Evening, sir. sir. Good evening, Good sir. evening. मैंने आपको बिल्कुल लास्ट टॉपिक क्या करवाया था, मुझे रिकॉल करवाइए. Sir, aromatization. Okay. So chemical properties of alkanes चल रही थी and within these chemical properties मैंने आपको फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी एरोमेटाइजेशन तक करवा दिया था. आप सब लोग को याद है हम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में एल्केन्स पढ़ रहे हैं और एल्केन्स की भी हम प्रेजेंटली केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं. The very first chemical property was halogenation of alkanes. That was a very important, very detailed process. वो मैंने आपको लास्ट क्लास में रिवाइज भी करवा दिया था. उसके बाद द सेकंड प्रॉपर्टी दैट वी डिड वाज सेकंड प्रॉपर्टी मैंने ऑक्सीडेशन करवाई होगी आपको एल्केन्स की. एल्केन के ऑक्सीडेशन पे क्या मिलता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्केन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं. डिफरेंट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन विल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल मीथेन का ऑक्सीडेशन हमने दो डिफरेंट कंडीशंस पे करा था. एक बार हमने मीथेन को मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा, इट वाज कन्वर्टेड टू फॉर्मेल्डिहाइड. और एक बार हमने उसी मीथेन को कॉपर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज करा तो मीथेनॉल बना. ऐसे ही किसी भी एल्केन को अगर आप अलग अलग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स भी अलग अलग मिलेंगे. बट मीथेन वाला रिएक्शन आपको याद रखना है. उसके बाद द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी दैट वी डिड वाज आइसोमराइजेशन. आइसोमराइजेशन में मैंने आपको बताया था व्हेन एल्केन्स विद 4 or more carbon atoms are treated with HCl and anhydrous AlCl3. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब आप किसी भी एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं तो दैट एल्केन is converted to all its branched isomers, all its chain isomers. ठीक है, जैसे 4 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन को अगर आप आइसोमराइजेशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे तो उसमें एक कार्बन ब्रांचिंग में आ जाएगा और 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा. ऐसे ही पेंटेन से जितने भी पॉसिबल चेन आइसोमर्स बन सकते होंगे बन जाएंगे, हेक्सेन के जितने भी पॉसिबल चेन आइसोमर्स बन सकते होंगे बन जाएंगे. तो आइसोमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाता है. इसके अलावा मैंने आपको लास्ट रिएक्शन एरोमेटाइजेशन करवाया था. एरोमेटाइजेशन 6 and more कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स पे एप्लीकेबल होता है. कम से कम हेक्सेन या उससे ऊपर की चेन लेंथ पे ही ये रिएक्शन हो पाएगा. So when alkanes with 6 or more carbon atoms are heated strongly at about 773 Kelvin in presence of either Cr2O3, molybdenum oxide, vanadium pentaoxide, आप कुछ भी ले सकते हो. तो सबसे पहले तो साइक्लाइजेशन होती है. हेक्सेन के केस में मैंने आपको बताया था दोनों टर्मिनल कार्बन पे से एक H हटा और एंड टू एंड कार्बन जुड़ गए, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना जिसे हमने साइक्लोहेक्सेन बोला. और उसी साइक्लोहेक्सेन को जब हमने फर्दर हीटिंग करी 773 केल्विन पे तो हर कार्बन पे से एक हाइड्रोजन और रिमूव हो गया और अल्टीमेटली अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आ गए बेंजीन में. एंड यू शुड रिमेंबर बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर. एरोमेटिक का वैसे तो डिटेल्ड मीनिंग कुछ और होता है, मैं आपको एरोमेटिसिटी अलग से एक टॉपिक करवाऊंगा. अभी आप शॉर्ट में बस इतना याद रखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स होने चाहिए रिंग के. तो आप देखिए 6 कार्बन में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स बन गए थे, बेंजीन बन गई थी. लेकिन जब मैंने यही रिएक्शन आपको 7 कार्बन एटम वाली चेन पे करवाया था हेप्टेन पे, सो डू यू रिमेंबर क्या हुआ था 7 कार्बन एटम्स में? 7 कार्बन एटम्स में दोनों कॉर्नर वाले कार्बन पे से H नहीं हटा था, क्योंकि अगर आप दोनों कॉर्नर वाले कार्बन पे से H हटा के 7 कार्बन की रिंग बनाएंगे तो एक ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स नहीं आ पाएंगे. सो यहाँ पे भी हमने एक मिथाइल को ब्रांचिंग में रखा था और 6 मेंबर की रिंग बनाई थी. अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स आए लेटर ऑन और टोल्यूइन बन गया, मिथाइल बेंजीन. So these were the reactions जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करे थे, स्पेशली द आइसोमराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन. इनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो बताइए. किसी को कोई डाउट? यस. नो सर. आशना, अनन्या, अनुभव, अनुराग, सबको क्लियर है? आस्था, इशिता, जूही? Yes, sir. देखिए एक रिएक्शन और करना है, द लास्ट रिएक्शन अबाउट एल्केन्स, और उसके बाद हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. द फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी जो एल्केन की हम करने जा रहे हैं इज अ सिंपल प्रॉपर्टी, पायरोलिसिस. पायरोलिसिस का एक और नाम होता है, पायरोलिसिस इज आल्सो नोन एज क्रैकिंग. पहले आप सब लोग इसकी थ्योरी लिखिए. When long chain alkanes
long chain alkanes are strongly heated at about 973 Kelvin. At about 973 Kelvin, in presence of platinum, nickel, or palladium. Platinum, nickel, or palladium as a catalyst. Platinum, nickel, or palladium as a catalyst. Then they are splitted into a mixture of. Then they are splitted into a mixture of देखिए ध्यान से सुनिएगा, मिक्सचर ऑफ के आगे की लाइन लिखवाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब लोग बताइए। क्रैकिंग का मतलब होता है मॉलिक्यूल को तोड़ना, मॉलिक्यूल को ब्रेक करना बीच में से। आप मुझे बताओ कि अगर एक बड़े लॉन्ग चेन एल्केन को, व्हेन अ लॉन्ग चेन एल्केन इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, तो क्या एक लॉन्ग चेन एल्केन को दो पार्ट्स में तोड़ने में दो छोटे एल्केन मिलेंगे? क्या अगर हम 12 कार्बन का एक एल्केन है, सपोज कीजिए देयर इज अ 12 कार्बन एल्केन, और उसे हम 6 कार्बन के दो फ्रेगमेंट में ब्रेक करते हैं, 6 कार्बन का पीस अलग करते हैं, दूसरा 6 कार्बन का पीस अलग करते हैं, तो क्या एक 12 कार्बन वाले एल्केन को ब्रेक करने पे दो हेक्सेन मिलेंगे? 6 कार्बन के दो एल्केन? Yes, sir. यस सर। सब लोग बताइए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। एक मिनट वेट करिए। अब ध्यान से सुनिए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एक बिगर एल्केन को दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हो तो कभी भी दो स्मॉलर एल्केन नहीं मिल सकते। एक बड़ा एल्केन टूटने पे कभी दो एल्केन नहीं देगा, हमेशा इट विल ब्रेक इनटू अ मिक्सचर ऑफ एल्केन एंड एल्कीन। एक एल्केन मिलेगा, एक एल्कीन मिलेगा। अब मैं आपको जस्टिफाई करता हूं कैसे, ठीक है? देखिएगा, पहले आप उस लाइन को पहले पूरा लिखो। देन अ मिक्सचर ऑफ तक लिखा है ना आपने? then a mixture of smaller alkane and alkene is obtained. Smaller alkane and alkene is obtained. However, the reaction products are totally random. Reaction products are totally random and unpredictable. Totally random and unpredictable. Totally random and unpredictable. अब ध्यान से सुनना और अभी नोट नहीं करना, आप पहले देखिए बोर्ड पे ध्यान से। सपोज कीजिए C12H, कैन यू टेल मी 12 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे एल्केन के फॉर्मूले में? 26। आप सब लोगों को मालूम है ना, CnH2n+2 फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो अगर ये 12 है तो 24 into 2, 24 + 2 हो जाएगा 26, और इसका नाम होगा डोडेकेन। 12 कार्बन वाले एल्केन को डोडेकेन बोलते हैं। आप इमेजिन करो, जब हमने इसे प्लैटिनम, निकल, पैलेडियम की प्रेजेंस में 973 केल्विन पे हीट करा, तो सपोज करो ये एक 7 कार्बन और एक 5 कार्बन के फ्रेगमेंट में टूट गया। एक 5 कार्बन का पोर्शन अलग हो गया और एक 7 कार्बन का पोर्शन अलग हो गया। अब आप मुझे बताओ 5 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे एल्केन के फॉर्मूले? 12। सबको मालूम है ना, CnH2n+2 12, तो ये बन गया पेंटीन।
अब आप खुद कैलकुलेट करो कि आउट ऑफ 26 हाइड्रोजन, हमारे पास 26 हाइड्रोजन थे, उसमें से 12 इधर चले गए, तो बचे कितने? 14 14 14। तो हम इधर 14 लगाएंगे, और जब आप इधर 14 लगाओगे तो ये फॉर्मूला देखिए, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, ये एल्केन का फॉर्मूला नहीं, CnH2n, समझ रहे हैं? तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक बड़े एल्केन को आप दो छोटे एल्केन में ब्रेक कर दो। एक बड़े एल्केन को जब भी आप तोड़ने की कोशिश करोगे ना, जब भी यू विल ट्राई टू क्रैक इट, ठीक है, तो हमेशा आप देखोगे आपको एक छोटा एल्केन और एक छोटा एल्कीन ही मिलेगा। यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्केन एंड एल्कीन। कभी भी आपको दो एल्केन नहीं मिलते एक बड़े एल्केन को ब्रेक कर, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर आप दो डेकेन को हीट करते हैं 973 केल्विन पे, तो अगर वो 5 और 7 कार्बन के फ्रेगमेंट में टूटा तो एक पेंटेन और एक हेप्टीन मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल लास्ट लाइन में क्या लिखवाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखवाया कि द रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर टोटली रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल। इसका क्या मतलब है आप समझते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए आप लैब में दो डेकेन को हीट कर रहे हो, मान लीजिए लैब में आप ये रिएक्शन करते हो, दो डेकेन को इन कंडीशंस पे हीट करते हो, तो सपोज करो आपको एक पेंटेन मिल गया, एक हेप्टीन मिल गया। लेकिन जब आप यही रिएक्शन दोबारा करोगे ना, अगर मान लो इसी रिएक्शन को दोबारा करो, तो जरूरी नहीं है सेकंड टाइम पे भी आपको पेंटेन और हेप्टीन मिले, ठीक है? हो सकता है कि अब की बार आपको 6 कार्बन के दो फ्रेगमेंट मिल जाए, एक हेक्सेन मिल जाए, एक हेक्सीन मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 7 कार्बन वाला एल्केन मिल जाए, 5 कार्बन वाला एल्कीन मिल जाए। तो आप जितनी बार इस रिएक्शन को करोगे ना, उतनी बार आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। द रिएक्शन मिक्सचर, द रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर टोटली रैंडम एंड टोटली अनप्रेडिक्टेबल। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम इसे हीट करेंगे, जब भी हम एक हायर हाइड्रोकार्बन को हीट करेंगे, तो वो बीच में से कहीं से टूटेगा, कहीं से इट विल ब्रेक, लेकिन कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, और वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। आप ये बता नहीं सकते कि वो 6 के दो फ्रेगमेंट में टूटेगा, या वो 7 और 5 के फ्रेगमेंट में टूटेगा, या वो 8 और 4 के फ्रेगमेंट में टूटेगा। देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैंने आपको बस एक पॉसिबिलिटी बताई। ऐसा भी हो सकता था कि 5 कार्बन वाला एल्कीन मिल जाता, 7 कार्बन वाला एल्कीन मिल जाता, या फिर हो सकता है एक 4 कार्बन वाला मिल जाता, एक 8 कार्बन वाला मिल जाता। तो प्रोडक्ट टोटली रैंडम होती हैं। आप जब एल्केन को हीट कर रहे होते हो तो आपको खुद नहीं पता होता कि आपको क्या मिलेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर पता होता है कि एक छोटा एल्केन एक छोटा एल्कीन मिलेगा, बट वो कितने कार्बन वाले फ्रेगमेंट में ब्रेक होगा वो आपको रिएक्शन करके ही पता चलेगा। तो ये रिएक्शन एक्चुअली किसी इंपॉर्टेंस का नहीं है, दिस रिएक्शन हैज नॉट एनी सिग्निफिकेंस। बस एज अ प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया जा रहा है कि एल्केन में ये देखा गया है कि अगर हम एल्केन्स को, हायर एल्केन्स को हीट करते हैं, तो वो रैंडमली बीच में से कहीं से भी टूट जाते हैं और एक छोटा एल्केन और एक छोटा एल्कीन दे देते हैं। इस प्रोसेस को पायरोलिसिस या क्रैकिंग कहा जाता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? आपको ये लास्ट लाइन समझ में आ गई? द प्रोडक्ट्स आर टोटली रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक एग्जांपल नोट कर लीजिए। Done, sir. ओके, देखिए, विद दिस रिएक्शन हमारी एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई। हमने एल्केन में 3 चीजें पढ़ी, सबसे पहले प्रिपरेशंस, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अभी एल्केन कंप्लीट नहीं हुआ। एल्केन में एक बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करना है हमें। एक हेडिंग डालिए, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली आपको मजा आएगा। हम यहाँ पे कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी करेंगे। आप एक हेडिंग डालो, प्रोजेक्शंस and conformations. Projections and conformations. Projections and conformations.
क्या आप में से किसी को भी प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब मालूम है? देखो मैं आपको समझाता हूं। आप सब लोग बताओ, हम एल्केन्स पढ़ रहे हैं। एल्केन्स में कार्बन एटम सिंगली बॉन्डेड होता है, और सिंगली बॉन्डेड कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होता है? sp3 sp3। और sp3 कार्बन के आसपास जो 4 बॉन्ड बनते हैं वो 109.5 डिग्री के टेट्राहेड्रल एंगल पे होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मीथेन। जैसे ये मीथेन है आपके सामने, दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आप बताइए, ये जो मॉलिक्यूल मैंने होल्ड करा हुआ है, ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है या 2 डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल। तो आप ये मानते हैं कि जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सब 3 डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि एल्केन में कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा विद एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री, तो एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बनेगा। अगर मैं ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल आपको दिखाता हूं यहां से, और मैं आपसे कहता हूं इसका डायग्राम पेपर पे बनाइए, या मैं आपको कहता हूं इसका डायग्राम बोर्ड पे बनाइए, तो आप बताइए, बोर्ड तो हमारा 2 डायमेंशनल है ना? बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल है। आपकी कॉपी का पेपर भी 2 डायमेंशनल है ना? ठीक है, तो बेसिकली आपको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप अलग अलग तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ इट इन डिफरेंट वेज। मैं अभी आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा, लेकिन प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब याद रखिएगा, प्रोजेक्शंस आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल ओवर अ 2 डायमेंशनल प्लेन। एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन पे रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का वर्ड का मतलब है कि मैं आपके सामने कोई चीज प्रोजेक्ट कैसे कर रहा हूं, मैं आपके सामने कोई चीज डिस्प्ले कैसे कर रहा हूं, आपको उसे दिखाया कैसे जा रहा है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो प्रोजेक्शंस आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल ओवर अ 2 डायमेंशनल प्लेन। किसी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन पे रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके आर कॉल्ड प्रोजेक्शंस। अब मैं जब आपको प्रोजेक्शन के एग्जांपल दूंगा ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन पे अलग अलग तरह से कन्वे करना, अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करना, उन तरीकों को प्रोजेक्शंस कहा जाता है। तो आप पहले प्रोजेक्शन वर्ड की डेफिनेशन लिखिए। प्रोजेक्शंस आर द डिफरेंट वेज, प्रोजेक्शंस आर द डिफरेंट वेज of representing a 3-dimensional molecule, representing a 3-dimensional molecule over a 2-dimensional plane. Different ways of representing a 3-dimensional molecule over a 2-dimensional plane. 3-dimensional molecule over a 2-dimensional plane. ठीक है, लिखा? अब देखिए, एल्केन्स के बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे मैं सबसे पहला प्रोजेक्शन आपको दिखा रहा हूं, एक हेडिंग डालिए, फिशर प्रोजेक्शंस। फिशर प्रोजेक्शंस। FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट का नाम था फिशर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फिशर प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए। दे आर द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन, दे आर द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन they are the straight line representation of an alkane, straight line representation of alkanes in which the various bonds seems to be perpendicular each other.
in which the various bonds seems to be perpendicular to each other. They are the straight line representations in which the various bonds seems to be perpendicular to each other. लिखा? अब समझना ध्यान से, अभी ड्रॉ मत करना। देखो मेरे हाथ में ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसे ध्यान से देखो, जैसे मैंने होल्ड कर रखा है, जस्ट सी इट। मैं आपको ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है सामने से, मैं आपको कहता हूं बिल्कुल ऐसा इसे अपनी कॉपी पे बना दीजिए। देखिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं इसे, और मैं आपको कहता हूं जैसा भी आप इसे फील कर पा रहे हो ना, इसे अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो। तो आप इसे अपनी कॉपी पे कैसे ड्रॉ करोगे उसको ध्यान से देखिए। एक तरीका तो ये है, देखो ध्यान से मॉलिक्यूल को इमेजिन करो, ये व्हाइट वाला ऊपर और ब्राउन वाला नीचे दिखाई दे रहा है आपको, जो मैंने होल्ड करा हुआ है, दिस इज द ब्राउन एटम, ठीक है। व्हाइट ऊपर दिखाई दे रहा है, ब्राउन नीचे दिखाई दे रहा है, और ग्रीन आपको राइट में दिखाई दे रहा है, मतलब मेरे राइट में आपके लेफ्ट में होगा, और ये आपको ब्लैक राइट में दिखाई, लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको दो कलर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दो कलर सामने दिखाई दे रहे हैं। ये जो व्हाइट वाला है मैंने ऊपर बनाया, ये ब्राउन वाला नीचे बनाया, एक ब्लैक वाला इधर बनाया, ग्रीन वाला इधर बनाया। देखो आप जब इसे बोर्ड पे बनाओगे या पेपर पे बनाओगे, तो पेपर पे तो आप इसे फ्लैट ही बनाओगे ना, आप इसे बाहर निकलता हुआ थोड़ी ना बना लोगे। लेकिन आप इमेजिन करोगे कि द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आर कमिंग आउटवर्ड्स एंड द वर्टिकल बॉन्ड्स आर गोइंग बिहाइंड। ये प्रैक्टिकली तो इसमें क्या है कि दो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, और दो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब आप इसे पेपर पे बनाओगे तो पेपर पे तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, और इमेजिन करना पड़ेगा कि द वर्टिकल बॉन्ड्स आर प्रोजेक्टेड बिहाइंड द प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आर प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन। आपको इस टाइप के स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन में ये एंगल देखने में 90 डिग्री का लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 90 डिग्री का नहीं है, ये 109.5 डिग्री का। कैसे होगा ये 109.5 डिग्री का? जब ये वाला जो बॉन्ड है ये बोर्ड के थोड़ा पीछे जा रहा होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला बॉन्ड है ये बोर्ड से थोड़ा बाहर आ रहा है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये बाहर आ रहे हैं वी की शेप में, और ये वर्टिकल वाले बॉन्ड्स पीछे की तरफ जा रहे हैं इन्वर्टेड वी की शेप। तो इस टाइप की स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन को फिशर प्रोजेक्शंस कहते हैं, जहां पे देखने में तो ऐसा लगता है कि हर एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन प्रैक्टिकली हर एंगल 109.5 डिग्री का ही होता है। और किसी भी फिशर प्रोजेक्शन में ये जरूर याद रखिएगा, द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आर प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन, the horizontal bonds are projected towards you and the vertical bonds are projected behind the plane away from you। ठीक है, आगे से कभी भी इस टाइप के स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशंस बने हुए देखो ना, तो हमेशा समझ जाना इस टाइप के डायग्राम्स को फिशर प्रोजेक्शंस कहते हैं। और इनमें हॉरिजॉन्टल बॉन्ड कहां की तरफ होते हैं बताइए? हॉरिजॉन्टल वाले कहां होते हैं? Out of the plane. आउट ऑफ द प्लेन, अप ऑफ द प्लेन, एंड द वर्टिकल बॉन्ड्स आर बिहाइंड द प्लेन। ये मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसा है जैसा मैंने यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। अगर आप इसे, आपको शायद इतनी दूर से दिख नहीं रहा होगा, ये मॉलिक्यूल आप देखिए, आपको दिख रहा है व्हाइट और ब्लैक आपकी तरफ आ रहे हैं, और ग्रीन और ब्राउन आपसे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी तरफ आ रहे हैं वो आपने सीधे बना दिए पेपर पे हॉरिजॉन्टली, और जो पीछे की तरफ जा रहे हैं वो आपने वर्टिकली बना दिए। तो इस टाइप के प्रोजेक्शंस को फिशर प्रोजेक्शंस कहते हैं। इज इट क्लियर फिशर प्रोजेक्शंस? यस सर। अभी और क्लियर हो जाएगा। दूसरी हेडिंग डालिए, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस। पर ये वाला हाँ ये ड्रॉ करिए, ये नहीं करा अभी, ये ड्रॉ करो, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर ये ड्रॉ कर लो मीथेन। The second one is sawhorse projections. Sawhorse projection में लिखिए, in these projections each carbon atom is represented tetrahedrally.
each carbon atom is represented tetrahedrally. देखो बस इसमें इतना ही लिखना है। एक्चुअली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए स्ट्रक्चर्स को समझना, उन्हें 3 डायमेंशनली विजुअलाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको आपके सामने बोर्ड पे कोई स्ट्रक्चर बना होगा ना, तो आपको उसे सिर्फ जैसे बोर्ड पे बना हुआ है वैसे नहीं देखना, यू हैव टू फील इट 3 डायमेंशनली, यू हैव टू इमेजिन इट 3 डायमेंशनली। आपको इसे इस तरह से देखना है कि अगर ये बोर्ड के बाहर आ जाए तो ये प्रैक्टिकली कैसा नजर आए। ठीक है, तो मैं आप सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाने जा रहा हूं आपके सामने। देखो मैंने पहले भी बताए होंगे इस टाइप के प्रोजेक्शंस। ये जो मॉलिक्यूल है ये आपको मालूम है ना, दिस शेप इज टेट्राहेड्रल। मैं आपको ये बोलता हूं कि ये जैसा भी इस समय आपको दिख रहा है, देखो बिल्कुल देखो जैसे मैंने होल्ड करा है, इस समय जैसा भी दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल वैसा बोर्ड पे बना। तो आप इसे बोर्ड पे कैसे बनाओगे? ऐसे। कंपेयर करो। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को मैंने बोर्ड पे ऐसे बनाने की कोशिश करी है। आप ये देख सकते हैं जो ब्राउन, ग्रीन और व्हाइट वाले एटम्स, देखो बोर्ड मॉडल में देखो, ब्राउन, ग्रीन और व्हाइट वाले एटम्स वो मैंने नीचे बनाए, जस्ट लाइक द 3 लेग्स ऑफ अ ट्राइपॉड। जैसे ट्राइपॉड के 3 लेग्स होते हैं ना, वैसे ट्राइपॉड के 3 लेग्स की तरह या एक पिरामिड की तरह खड़े हुए हैं वो नीचे। और ये वाला जो बॉन्ड है जो मैंने ब्लैक वाला होल्ड करा हुआ है, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली अपसाइड। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यहाँ पे हर एंगल देखने में भी आपको 109.5 डिग्री दिखेगा। ये एंगल 109.5 डिग्री का है। देखो ये एंगल भी 109.5 डिग्री है, ये आपको देखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इवन दिस एंगल इज 109.5 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बीच वाला, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है। दिस इज प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन। ट्राइपॉड है ना, ट्राइपॉड के तीनों लेग्स एक ही प्लेन में थोड़ी ना होते हैं, एक थोड़ा आगे जा रहा होता है, बिल्कुल इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पे ग्रीन और व्हाइट के बीच में 109.5 डिग्री का एंगल है। अगर मैं ऐसे करूं तो आपको फील होगा। इसी तरह से ग्रीन, व्हाइट और ब्राउन के बीच में भी 109.5 डिग्री का एंगल, किसी भी दो एटम्स के बीच में 109.5 डिग्री का एंगल। तो जब आप मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली इस तरह से बनाते हो ना कि वो देखने में एक टेट्राहेड्रल की तरह नजर आए, तो इस टाइप के टेट्राहेड्रल डायग्राम्स को सॉहर्स प्रोजेक्शंस बोलते हैं। अब देखो मैं एक और बनाता हूं, ये तो मैंने मीथेन बनाया। अगर मुझे इथेन बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा मैं? देखो पहले दोनों देख लो फिर बनाना। देखिए अगर हमें इथेन बनाना है तो पहले एक कार्बन बनाएंगे जिसपे आप एक सीधा टेट्राहेड्रल बनाएंगे। ये बना लिया टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसमें 3 तो लगा देंगे हाइड्रोजन, और यहां पे 4th वाला हाइड्रोजन की जगह आप लगा दोगे एक कार्बन, और इस कार्बन पे यही वाला टेट्राहेड्रल उल्टा करके बनाओगे, इन्वर्टेड टेट्राहेड्रल। इसका एक बॉन्ड नीचे और 2 इधर, तो ये इथेन हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। मैं आपको मॉडल की हेल्प से भी दिखाता हूं, पहले आप ये दोनों बना लो। डन सर। ओके, अब देखिए सब लोग, देखिए मेरे हाथ में ये भी मीथेन है, दिस इज मीथेन, एंड इवन दिस इज मीथेन। ये दोनों मीथेन है ना। ठीक है, मैं अभी तो ये दोनों अलग अलग है, मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं। तो मान लीजिए मैं एक इसका बॉन्ड निकाल देता हूं और एक इसका एटम निकाल देता हूं और इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूं। ये देखिए, ये मेरे हाथ में मॉडल देखिए जरा ध्यान से, जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी क्लियरली। देखो ये मैं पास से दिखाता हूं आपको। इसमें जो मैंने होल्ड कर रखा है वो कार्बन है, उस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए मिथाइल, और फिर ये सिंगली बॉन्डेड एक और कार्बन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगे। ठीक है, आप देख सकते हो। तो आप ये देखिए, इसी मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। इस मॉलिक्यूल को इस तरह से बनाया गया है कि ये कार्बन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन से एक और कार्बन जा रहा है, उस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं। जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली एंड कंपेयर इट विद द डायग्राम जो हमने बोर्ड पे बना रखा है, पेपर पे बना रखा है। इसे आप सॉहर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। सही है।
सो सॉहर्स प्रोजेक्शन में हर कार्बन को हम टेट्राहेड्रली बनाते हैं। कोई मुझे बता सकता है अगर मुझे इसमें एक कार्बन और बढ़ाना है तो मैं कहां पे बढ़ाऊंगा? सर एक हाइड्रोजन हटा के आप यहाँ पे, ये बिल्कुल ये कॉर्नर वाला हाइड्रोजन जो है ना, एंड वो अगर उल्टा मैं यहाँ से बनेगा हाइड्रोजन पहले हटा वाले के के साथ। एक कार्बन लगा दूं और बिल्कुल इस पे फिर सीधा टेट्राहेड्रल बना दूं ऐसे, ठीक है, अगर मैं इस पे फिर से सीधा टेट्राहेड्रल बना दूं तो ये प्रोपेन बन जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, एक कार्बन ऊपर एक नीचे, एक ऊपर फिर एक नीचे आ जाएगा। तो जिगजैग मैनर में इस तरह से एल्केन्स रन करेंगे, इसे बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब आते हैं तीसरे प्रोजेक्शन में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन जो एक्चुअली हमें पढ़ना है। आपको ये दोनों बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, इनका तो बस नाम सुनना था आपको, फिशर एंड सॉहर्स। लेकिन अब जो मैं तीसरा प्रोजेक्शन बताने जा रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम उसे। दैट इज कॉल्ड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। थर्ड टाइप के प्रोजेक्शन की हेडिंग डालिए, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। in these projection only two carbon atoms are represented at a time. Only two carbon atoms are represented at a time. At a time के आगे कॉमा लगाइए। One above the plane and one behind the plane. While all other carbon atoms are displayed as a branch, over these two carbon atoms only. Over these two carbon atoms only. एक हेडिंग डालो, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ ईथेन। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ ईथेन। देखिए, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इवन फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर करेंगे ना, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ ईथेन। बहुत ध्यान से समझिएगा। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में आप किसी भी एल्केन का प्रोजेक्शन बना रहे हो, चाहे ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, किसी का, आप एक बार में दो ही कार्बन रिप्रेजेंट करोगे। अब इसका क्या मतलब है, दो कार्बन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सब लोग बताइए। ईथेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज ईथेन, है ना? सबसे पहले मैं इसका आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन दिखाता हूं। सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या है? एक कार्बन ऐसे बनाया, इस पे यहां एक कार्बन लगा दिया और तीन हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ गए, तीन हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ गए। ये सॉहर्स प्रोजेक्शन है, दिस इज द सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब आप इमेजिन करो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इमेजिन करो आप इस कार्बन की लाइन में यहां पे कहीं खड़े हो। आप अपने आप को इमेजिन करो कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस कार्बन। इस कार्बन के सामने खड़े हुए हो और बिल्कुल इस कार्बन के सामने से, बिल्कुल फ्रंट साइड से आप इस कार्बन को देख रहे हो। अगर आप इस कार्बन के बिल्कुल सामने से आप देख रहे हो, इधर यहां पे खड़े होके सामने की तरफ देख रहे हो, तो आपको
ये फ्रंट व्यू से देखने में कैसा नजर आएगा, कोई मुझे बता सकता है? ये वाला कार्बन फ्रंट व्यू से, जब आप इस कार्बन के बिल्कुल सामने से देखोगे तो इस कार्बन पे ये वाले तीनों हाइड्रोजन आपको कैसे नजर आएंगे, कोई मुझे बता सकता है? सर ट्राइपॉड के स्टैंड जैसा। ना, ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला, ये बोर्ड के पीछे जा रहा है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बोर्ड के बाहर आ रहा है। तो आप जब सामने से देखोगे ना, तो आपको इस कार्बन पे एक वाई बनता हुआ नजर आएगा इस तरह से। मान लो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन बनाया मैंने, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां नजर आए। अभी मैं मॉडल से भी दिखाऊंगा। तो आप इस कार्बन को देख रहे हो, इस कार्बन पे ये जो तीन हाइड्रोजन है ये आपको वाई की शेप में नजर आ रहे हैं, और इस कार्बन के बिल्कुल पीछे वाला कार्बन आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप बिल्कुल इसके सामने से देख रहे हो ना उसी लाइन में, तो इस कार्बन के पीछे कार्बन हिडन होगा। तो इमेजिन करो इस कार्बन के बिल्कुल पीछे एक कार्बन है, जस्ट बिहाइंड दिस कार्बन, बोर्ड के प्लेन के पीछे, इस कार्बन के पीछे एक और कार्बन है, और उस पीछे वाले कार्बन पे तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में से, ये वाला और ये वाला बॉन्ड है ना, इन दोनों के बीच में से आपको ये नजर आएगा जब आप सामने से देखोगे। मैं अभी आपको मॉडल की अच्छे दिखाऊंगा। आपको इसके पीछे वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां निकलता हुआ नजर आएगा। मैं आपको मॉडल से दिखाता हूं, देखो ध्यान से। मैंने अभी आपके सामने ये सॉर्स प्रोडक्शन दिखाया था, दिस वाज द सॉर्स प्रोडक्शन ऑफ इथेन। अब मैं आपको इसे बिल्कुल सामने से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। जस्ट ऑब्जर्व इट लाइक दिस। आपको ऊपर वाला कार्बन नजर आ रहा है कि आपको उसके पीछे वाला कार्बन नजर आ रहा है? देखो, उसके पीछे वाला कार्बन में हिडन करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मेरे पकड़ने की वजह से आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, बट अदरवाइज आपको देखिए फ्रंट कार्बन नजर आ रहा है ना आपको, और उस कार्बन पे जो तीन हाइड्रोजन है, ग्रीन, ये ब्राउन और व्हाइट, आपको एक वाई की शेप में नजर आ रहे हैं, अल्फाबेट वाई की शेप में। Yes, sir. यस सर। और इस कार्बन के बिल्कुल पीछे एक कार्बन है, उस कार्बन पे जो तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो उन वाई के बीच में से नजर आ रहे हैं। आप इसे इससे कंपेयर करो, इस Yes, मॉडल sir. को, कैन यू कंपेयर इट? यस सर। आप देखिए मैंने बिल्कुल ऐसे होल्ड कर रखा है, आपको ऊपर वाला कार्बन नजर आ रहा होगा, पीछे वाला कार्बन नजर नहीं आ रहा होगा शायद, ठीक है? ऊपर वाले कार्बन पर लगे हुए तीन हाइड्रोजन आपको वाई की शेप में नजर आ रहे हैं, और उसके पीछे लगे हुए तीन हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं। लेट मी रोटेट इट। आप देखिए पीछे वाले तीन हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, तो यही मैं मॉडल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये कार्बन जो है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वाला जो कार्बन है ना, ये कार्बन अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, ये बोर्ड के प्लेन के बाहर है, और जो इसके पीछे वाला कार्बन है वो बोर्ड के प्लेन के पीछे है। तो बेसिकली बोर्ड के प्लेन में कोई कार्बन है ही नहीं। बोर्ड का प्लेन पता है कहां पे है? बोर्ड का प्लेन यहां पे कहीं है। ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है ना, ये बेसिकली यहां पे इस बॉन्ड के बीच में कहीं है। इसके ऊपर एक कार्बन है जिसपे वाई की शेप में आपको तीन हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। इस कार्बन के पीछे एक कार्बन है जिसपे इन्वर्टेड वाई की शेप में तीन हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये मॉलिक्यूल तो यही है, लेकिन इस मॉलिक्यूल को जब आप फ्रंट व्यू से देखोगे, बिल्कुल सामने से देखोगे, तो ये आपको ऐसा नजर आए। और इस टाइप की ऑब्जर्वेशन को, इस टाइप के प्रोजेक्शन को न्यूमैन्स प्रोजेक्शन कहते हैं। बेसिकली एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, समझ रहे हैं? तो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन समझ में आया आप सब लोगों को? यस सर। लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखो, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होते हैं। जब डबल होता है तो एक सिग्मा और दूसरा पाई हो जाता है। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? तो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। और क्या आप लोगों ने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अलाउड होती है? सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अलाउड होती है। अगर मैं एक कार्बन को हाथ में पकड़ लूं तो मैं दूसरे को घुमा सकता हूं, ऐसा पढ़ा था ना आपने? Yes, sir. यस। सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अलाउड होती है। तो जरा ध्यान से देखना, इस मॉलिक्यूल को मैं अभी आपको फ्रंट से दिखा रहा था, तो फ्रंट से आपको ये ऐसा नजर आ रहा था कि ऊपर वाला वाई नजर आ रहा था और पीछे वाले के वाई के तीन हाइड्रोजन नजर आ रहे थे, पीछे वाला कार्बन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर मैं फ्रंट वाले कार्बन को होल्ड करके, ध्यान से देखना, फ्रंट वाले कार्बन को होल्ड करके पीछे वाले कार्बन को घुमाता हूं और इस तरह से घुमाता हूं कि वाई के पीछे वाई हिडन हो जाए, सिर्फ आपको ऊपर वाला वाई नजर आए, पीछे वाले कार्बन भी ना नजर आए, पीछे वाले हाइड्रोजन भी ना नजर आए। समझ रहे हो आप? अगर मैं इसे पीछे वाले कार्बन को बिल्कुल इस तरह से घुमा देता हूं
कि ना आपको पीछे वाले हाइड्रोजन नजर आए ना पीछे वाले कार्बन नजर आए, सिर्फ फ्रंट वाला वाई नजर आए, तो ये भी तो एक इथेन की ही प्रोजेक्शन है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इस कार्बन के पीछे वाला जो कार्बन है उस पे से ये 3 हाइड्रोजन निकले हुए हैं। इमेजिन करो अगर मैं इन तीनों हाइड्रोजन को एक स्टेयरिंग व्हील की तरह पकड़ के इन तीनों हाइड्रोजन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं, पीछे वाले 3 हाइड्रोजन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं, तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे हिडन हो जाएगा। Yes, sir. तो ये आपको कैसा नजर आएगा वो ध्यान से देखिए। अब आपको मॉलिक्यूल ऐसा नजर आएगा, सिर्फ ऐसा, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन हिडन होगा, लेकिन आप उसे ऐसा बनाएंगे नहीं। थ्योरेटिकली देखो, प्रैक्टिकली तो ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन थ्योरेटिकली जब हम उसे ड्रॉ करते हैं ना, तो यहां पे बिल्कुल हल्के से डॉटेड से एक हाइड्रोजन दिखा देते हैं, शो करने के लिए कि इसके पीछे हाइड्रोजन है, डॉटेड से दिखाना। ठीक है, इसी तरह से यहां से भी एक हल्का सा डॉटेड से बिल्कुल बराबर में एक बॉन्ड निकाल दोगे, ये शो करने के लिए कि इस बॉन्ड के पीछे एक बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक डॉटेड से बिल्कुल बराबर से एक बॉन्ड निकाल दोगे, हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन। आपको ये प्रैक्टिकली नजर नहीं आएंगे, लेकिन थ्योरेटिकली आपको दिखाना पड़ता है डॉटेड लाइन से कि पीछे भी एक हाइड्रोजन है। तो ये याद रखिएगा। अभी तक तो मैंने आपको प्रोजेक्शन का मतलब बताया, अब आप कॉन्फॉर्मेशन का मतलब समझिएगा। ये दोनों ही न्यूमेंस प्रोजेक्शन है, ये भी इथेन का न्यूमेंस प्रोजेक्शन है, ये भी इथेन का ही न्यूमेंस प्रोजेक्शन है, लेकिन इथेन के इस न्यूमेंस प्रोजेक्शन को बोलते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। और इथेन के इस न्यूमेन प्रोजेक्शन को बोलते हैं इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। इक्लिप्स किसे कहते हैं? जैसे आप लूनर इक्लिप्स पढ़ते हो, सोलर इक्लिप्स पढ़ते हो, इक्लिप्स कैसे कहते हैं? जब कोई चीज किसी के आगे आ जाती है, समझ रहे हैं? ठीक है, कोई चीज किसी के बिल्कुल फ्रंट में आके उसे मास्क कर देती है, पीछे छिपा देती है किसी चीज को, समझ रहे हो आप इस चीज को? तो ये याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन ने पीछे वाले हाइड्रोजन को छुपा दिया, तो इसे इक्लिप्सिंग बोलेंगे। ये इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है। और स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन वो होती है जब आपको आगे और पीछे वाले हाइड्रोजन बिल्कुल डिस्टिंक्टली नजर आते हैं, डिस्टिंक्टली नजर आते हैं। तो कॉन्फॉर्मेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप एक बार ध्यान से सुनो। प्रोजेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया? प्रोजेक्शंस आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल ओवर अ 2 डायमेंशनल प्लेन। किसी भी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके प्रोजेक्शन कहलाती है। बट conformations are the different spatial arrangements of a projection which are possible because of the allowed rotation between carbon carbon single bond। आप पहले डेफिनेशन लिखो, फिर आपको समझ में आएगा। पहले तो न्यूमेंस प्रोजेक्शन ऑफ इथेन के नीचे आप ये दोनों बनाओ। अभी इसमें और बहुत कुछ समझना है, पहले आप ये दोनों बनाओ। Done, sir. ओके, everybody has drawn this? Yes, sir.
आप देखो मैं कॉन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, आप पहले डेफिनेशन लिखो, फिर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए कॉन्फॉर्मेशंस आर द डिफरेंट, कॉन्फॉर्मेशंस आर द डिफरेंट spatial arrangements, spatial की स्पेलिंग ये लिखनी है, conformations are the different spatial arrangements of a projection, different spatial arrangement, SPATIAL, spatial arrangement of a projection which are possible due to the allowed rotation, possible due to the allowed rotation between carbon allowed rotation between carbon single bond, carbon single bond. लिखा? Yes, sir. सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो और देखो जो मैं आपके सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट सी दिस मॉलिक्यूल। ये बताइए ये ईथेन का कौन सा प्रोजेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं? Staggered. प्रोजेक्शन बोला मैंने, कॉन्फॉर्मेशन नहीं बोला। कौन सा प्रोजेक्शन है ये? Newman's. न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है? Staggered. अब इसी स्टैगर्ड से मैं इक्लिप्स तक क्यों पहुंच पा रहा हूं? मैं स्टैगर्ड से इक्लिप्स क्यों बना पा रहा हूं? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड होती है। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू रोटेट दैट। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं होता और रोटेशन अलाउड नहीं होती तो एक ही टाइप की कॉन्फॉर्मेशन बनती ना, मैं उसे चेंज नहीं कर पाता। तो रोटेशन अलाउड होने की वजह से इस मॉलिक्यूल को मैं इन स्पेस दो तरह से रिप्रेजेंट या एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब होता है इन स्पेस, थ्री डायमेंशनली किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, विद इन स्पेस किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। तो ये देखो इस टाइप के डायग्राम को प्रोजेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक ही प्रोजेक्शन को भी मल्टीपल तरीके से बना पा रहे हो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन अलाउड है, ठीक है, दिस इज अ न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, ये भी न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये भी न्यूमैन प्रोजेक्शन है। इथेन के दो न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गए। तो दो कैसे हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन अलाउड थी। अगर रोटेशन अलाउड नहीं होती तो शायद सिर्फ एक ही बनता, दूसरे तक हम पहुंचते ही नहीं। तो कॉन्फॉर्मेशन क्या हो गई? कॉन्फॉर्मेशंस आर द डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशल मतलब इन स्पेस, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ अ प्रोजेक्शन विच आर पॉसिबल ड्यू टू द अलाउड रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन। क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में रोटेशन अलाउड थी, इसलिए एक ही प्रोजेक्शन को भी आप अलग अलग तरीके से बना पा रहे हो। तो एक प्रोजेक्शन को बनाने के भी जो अलग अलग तरीके होते हैं स्पेस में, उन्हें हम कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। आर यू गेटिंग इट? कॉन्फॉर्मेशन क्या चीज है? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. अगर कोई आपसे पूछे कि ईथेन के कितने डिफरेंट प्रोजेक्शंस बन सकते, कितने डिफरेंट न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बन सकते हैं, ईथेन के कितने डिफरेंट न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बन सकते हैं, तो आप क्या बताओगे? ईथेन के कितने डिफरेंट न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बन सकते हैं? 2. Sir, 1. Sir, one. तो आप बोलोगे न्यूमैन्स प्रोजेक्शन कितने बन सकते हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बन सकते हैं ईथेन। देखो ये भी ईथेन का न्यूमैन्स प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये भी ईथेन का न्यूमैन्स प्रोजेक्शन है। यहां से यहां तक मैं 60 डिग्री की रोटेशन देके पहुंचा, लेकिन इमेजिन करो मैं 60 डिग्री की रोटेशन नहीं देता, मैं 60 डिग्री से कम किसी भी एंगल की रोटेशन देता, तो मैं यहां से यहां तक के बीच में और कितने बना सकता था? बताओ। अगर मैं 1 डिग्री की भी रोटेशन देता, 1 डिग्री की भी रोटेशन देता, तो यहां से यहां तक के बीच में 60 स्ट्रक्चर्स तो वही बन जाते। Yes, sir. लेकिन मैं 1 डिग्री से कम की भी रोटेशन तो दे सकता हूं,
मैं 0.5 डिग्री की भी रोटेशन दे सकता हूँ, 0.1 की भी दे सकता हूँ, 0.001 की भी दे सकता हूँ. सो आप सिनेरियोज समझिए, जैसे एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन अ लाइन, बिल्कुल वैसे ही यहां से यहां तक के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. इनफाइनाइट, दीज आर द टू एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज. ये बिल्कुल दो एक्सट्रीम है, लेकिन इन दो एक्सट्रीम के बीच में और भी तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बना सकते हो. समझ रहे हो? स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, एंड ऑल दोज इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशंस बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स आर कॉल्ड स्क्यू कॉन्फॉर्मेशंस. SKEW. यहां से यहां तक के बीच में जितनी भी बनेंगी ना, उन्हें स्क्यू कॉन्फॉर्मेशंस बोलेंगे. तो एक लाइन और लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, all the infinite conformations between staggered and eclipsed, all the infinite conformations between staggered and eclipsed are called the skew conformations. Are called the skew, SKEW, skew conformations. लिखा? Yes, sir. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं जस्ट 2 स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको मुझे उसका आंसर देना है. पहली स्टेटमेंट, हाउ मेनी कॉन्फॉर्मेशन, हाउ मेनी न्यूमन्स प्रोजेक्शंस आर पॉसिबल फॉर इथेन? Infinite. इनफाइनाइट. अगर इथेन के कितने अलग अलग तरह के न्यूमन्स प्रोजेक्शन बन सकते हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट. बट अगर मैं बोलूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल फॉर न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन, न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन के अंदर टाइप्स कितने बन सकते हैं, तो आप टाइप्स में बोलोगे 3. एक स्टैगर्ड, एक इक्लिप्स और बहुत सारे स्क्यू. टाइप तो 3 ही है, बट उन टाइप की टोटल नंबर इनफाइनाइट है. एक स्टैगर्ड है, एक इक्लिप्स है और स्क्यू बहुत सारे हैं. लेकिन कैटेगरी तो हमने 3 में ही क्लासिफाई करी हुई है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, न्यूमेन्स प्रोजेक्शन आर पॉसिबल फॉर इथेन, उसमें तो आप बोलोगे 3. अगर टाइप्स वर्ड लिखा है ना, टाइप्स, तो आप बोलोगे 3 बन सकते हैं, स्टैगर्ड, इक्लिप्स एंड स्क्यू. लेकिन अगर टाइप्स वर्ड नहीं लिखा हो, आपसे सीधा पूछा जाए हाउ मेनी कॉन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल या हाउ मेनी प्रोजेक्शंस आर पॉसिबल, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट. गॉट इट? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. एक स्टैगर्ड होता है, एक इक्लिप्स होता है, लेकिन बहुत सारे स्क्यू होते हैं. सही है. अब बात आती है कि इथेन के हमने 3 टाइप के प्रोजेक्शंस देखे, स्टैगर्ड, इक्लिप्स एंड स्क्यू. इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ज्यादातर इथेन कौन से कॉन्फॉर्मेशन में रहना प्रेफर करता होगा? तो याद रखिएगा, द स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि यहां पे हर एटम एक दूसरे से काफी दूर दूर है. जब एटम एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं ना, तो उनके बीच में रिपल्शन कम होता है. लेकिन जब आप इसे रोटेट करके इसके पीछे ले जाओगे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन थोड़ा क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे के थोड़ा पास पास आ जाएंगे. पास पास आने से रिपल्शन बढ़ेगा. ठीक है. और रिपल्शन बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा. तो स्टैगर्ड सबसे स्टेबल होता है, लोएस्ट एनर्जी पे होता है. इक्लिप्स सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, हाईएस्ट एनर्जी पे होते हैं. और उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल पे, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी पे लाई करते हैं अलग अलग स्क्यू. ये भी बात समझ में आई? यस सर. तो आप स्टैगर्ड के आसपास या ऊपर या नीचे कहीं लिख लीजिए मोस्ट स्टेबल, और इक्लिप्स के लिए लिख लीजिए लीस्ट स्टेबल. Done, sir. अब एक और चीज, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेटिव पर्पस, हमारे सिलेबस में ये तो है, लेकिन एक और स्ट्रक्चर में आपसे ओरली पूछ रहा हूं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए, कि अगर आपको प्रोपेन का न्यूमेन्स प्रोजेक्शन बनाना हो, ये तो मैंने इथेन का बनाया है, अगर प्रोपेन का बनाना हो तो कोई ट्राई करेगा कैसे बनाएंगे? जस्ट ट्राई करो एक बार कॉपी पे और मुझे बताने की कोशिश करो, या कैमरा ऑन करके मुझे कॉपी में दिखाओ आपने कैसा बनाया है. ट्राई करो सब लोग. कौन बताएगा मुझे? बताओ.
एटलीस्ट यू कैन ट्राई, चाहे गलत ही तो हो जाएगा, लेकिन एक बार बताओ तो सही, ट्राई तो कोशिश तो करो। कौन मुझे ड्रॉ करके दिखा सकता है? Anybody wants to show? हैंड रेज करिएगा। Sir, 1 minute, I'm drawing. ओके दर्शना, आस्था, चिराग, अर्पित, अर्नव। Okay, Juhi is showing something. Okay, Juhi. Anybody else? Okay, सार्थक देख लिया मैंने। Anybody else? जूही ने भी लगभग ऐसा ही बनाया था। देखो मैं बताता हूँ, और कोई दिखाना चाहता है? आशना, अनन्या, अनुभव, अनुराग, इशिता, इशिका, कुछ बनाया आप लोगों ने? चलो देखो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। देखिए, अगर मैं आपको प्रोपेन का न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन समझाना चाहता हूं ना, तो पहले मुझे प्रोपेन का सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाना है। ध्यान से देखो, एक कार्बन है, यहां दूसरा कार्बन है, और यहां तीसरा कार्बन है। पहले तो बताओ, ये सॉहर्स प्रोजेक्शन समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, न्यूमेन्स प्रोजेक्शन में लिमिटेशन है कि न्यूमेन्स प्रोजेक्शन में ना एक बार में आप दो ही कार्बन कंसीडर करते हो, एक बोर्ड के प्लेन के ऊपर और एक बोर्ड के प्लेन के पीछे। तो ये देखो, ये जो तीसरा वाला कार्बन है ना, तीसरा वाला जो मिथाइल है, इसे मैं, या ये वाला ले लो पीछे वाला, ये वाला जो मिथाइल है ना, इसे मैं ओपन नहीं करता, इसे मैं कंडेंस लिख देता हूं ऐसे, CH3। ठीक है। अब आप इमेजिन करो, आप यहां से देख रहे हो, यहां से, तो आप जब यहां से देखोगे तो आपको ये कार्बन नजर आएगा और इस कार्बन पे लगे हुए 3 हाइड्रोजन नजर आएंगे। लेकिन इस कार्बन के जो पीछे वाला कार्बन है, उस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल, है ना? तो क्या मैं दिखा सकता हूं? देखो ध्यान से कंपेयर करना, ये ऊपर वाला कार्बन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन इस कार्बन के जो पीछे वाला कार्बन है ना, उस पीछे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक मिथाइल लगा हुआ है। अब आप लॉन्गेस्ट चेन एनालाइज करो, क्या आपको 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन इमेजिन हो पा रही है? ये कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर के बिल्कुल पीछे कार्बन नंबर 2 है, और कार्बन नंबर 2 से ऊपर आ रहा है कार्बन नंबर 3। गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. अगर मान लीजिए मुझे ब्यूटेन बनाना होता, तो मैंने एक कार्बन पीछे वाले पे लगा दिया, एक मैं आगे वाले पे लगा दूंगा, ऊपर वाले कार्बन पे एक मिथाइल लगा दूंगा। तो आप देखिए, 4 कार्बन की चेन गिनो, 1 2 2 के पीछे 3 3 से पीछे निकला हुआ है 4। मतलब मैं प्लेन में जो दिखा रहा हूं ना, सर्कल के ऊपर और सर्कल के पीछे, वो मैं 2 ही कार्बन दिखा रहा हूं। I will just represent 2 carbon at a time, one above the plane and one behind the plane, and all other carbon atoms will be represented as a branch over these 2 carbon atoms. अगर मुझे पेंटेन करना हो, पेंटेन, तो मैं पीछे वाले मिथाइल को मिथाइल बना दूंगा। मुझे हेक्सेन करना होगा तो आगे भी मैं मिथाइल बना दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेन बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन मैं ये कार्बन 2 ही रखूंगा, और यहाँ पे 3 बॉन्ड ऐसे और 3 बॉन्ड पीछे की तरफ दिखाऊंगा। समझ में आई ये बात? ये मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज सिर्फ ईथेन के ही प्रोजेक्शन आपके सिलेबस में है, प्रोपेन ब्यूटेन सब 12th में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया मिला? Yes, sir. Yes, sir. आप जो मैंने इसकी थ्योरी लिखवाई थी, आप उसकी डेफिनेशन पढ़कर देखिए मैंने क्या लिखवाई थी। स्टार्टिंग में 2-3 लाइनें जो लिखवाई है मैंने, न्यूमन्स प्रोजेक्शन की डेफिनेशन में जो मैंने लिखवाया वो पढ़ो। आपको वो लैंग्वेज समझ में आ रही है?
बताइए। Yes, sir. आ रही है समझ. मैंने Yes, आपको sir. ये लिखवाया है कि आप एक बार में 2 ही कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल में, एक अबव द प्लेन होगा, एक बिहाइंड द प्लेन होगा, और अगर उसके अलावा भी कोई और कार्बन है तो वो उन्हीं दोनों कार्बन के ऊपर एज अ ब्रांच दिखाते जाओगे। सही है? बट एनीवेज डोंट वरी, अगर आपको आगे की चीजें नहीं समझ में आ रही, इथेन का समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इथेन आपके सिलेबस में। सो दिस इज एल्केन्स। हमारा एल्केन वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में एल्कीन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज आप लोग इतना कर लीजिए। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir.